चुंबकत्व मापी, है ना। कल हमने चुंबकत्व मापी के अंतर्गत दोलन चुंबकत्व मापी के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, ठीक है। और उसमें हमने देखा कि दोलन चुंबकत्व मापी किस प्रकार का उपकरण होता है और वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके सूत्र क्या है। उसके लिए हमने कल आवर्तकाल T का मान के लिए हमने सूत्र की स्थापना की थी। आज हम दोलन चुंबकत्व मापी की सहायता से क्या करेंगे, दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णनों की तुलना, पहला पृथक विधि और दूसरा योगांतर विधि, ठीक है। पहला पृथक विधि और दूसरा योगांतर विधि। तो दोलन चुंबकत्व मापी, दोलन चुंबकत्व मापी की सहायता से दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना, इसकी जो तुलना है हम दो विधियों से कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है पृथक विधि और दूसरा जो होता है योगांतर विधि, ठीक है। पहला कौन सी विधि, पृथक। पृथक नाम से स्पष्ट है कि चुंबक जो लेंगे हम उसको पृथक पृथक, दो चुंबक ले रहे हैं, उसमें से पृथक पृथक हम क्या कराएंगे, दोलन कराएंगे, ठीक है। और उसका दोलन काल निकालेंगे, दोलन काल निकल जाएगा तो हम चुंबकीय आघूर्णनों की तुलना कर सकते हैं। उसी तरीके से योगांतर विधि मतलब हम क्या करेंगे, दो चुंबक जो लेंगे उसको योग करके, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम पृथक विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला विधि है पृथक विधि से दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णनों की तुलना करना। अभी हमने जैसे देखा कि पृथक विधि मतलब दो चुंबक जो लेते हैं उसमें पृथक पृथक रूप से हम दोलन चुंबकत्व मापी में चुंबक को रखते हैं और दोलन कराते हैं, ठीक है। जब दोलन काल हमको या आवर्तकाल ज्ञात हो जाता है तो उससे हम क्या करते हैं, चुंबकीय आघूर्णनों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो दोलन चुंबकत्व मापी देखिए इसमें कैसे हम क्रिया करेंगे। तो ये सर्वप्रथम आपके दो चुंबक है, ठीक, आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दो चुंबक है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक चुंबक को क्या करेंगे, पहली बार हम इसमें विक्षेप चुंबक जो दोलन चुंबकत्व मापी उसमें रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बार दूसरे चुंबक को। तो सबसे पहले प्रयोग में हम क्या लेते हैं, ये पहला चुंबक, समंजन के उपरांत इसको पूरी तरीके से समंजित कर लें और उसके बाद इसमें जो हमारा रकाब है इसमें क्या करेंगे, इस चुंबक को इस तरीके से रख देंगे, ये इस प्रकार। ठीक, कुछ देर बाद ये चुंबक क्या हो जाएगा, स्थिर अवस्था में आ जाएगा। कुछ देर बाद ये चुंबक स्थिर अवस्था में आ जाएगा। जब ये चुंबक स्थिर अवस्था में आ जाता है तब हम यहाँ पे एक दूसरा चुंबक लेके क्या करेंगे, इस पर विक्षेप उत्पन्न करेंगे, ठीक है, और इसको हटा लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस पहले चुंबक में जो है वो दोलन करने लगेगा, जिसको हम इस खिड़की की सहायता से देखकर उसको एक निश्चित दोलन, जैसे 20 दोलनों का हम क्या ज्ञात कर लेंगे, समय ज्ञात कर लेंगे विराम घड़ी की सहायता से, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि हमने पहले चुंबक को रखा, अब पहले चुंबक को हम निकाल लेंगे और ये जो दूसरा चुंबक है, ठीक है, इस दूसरे चुंबक को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और उसके नज़दीक एक अन्य चुंबक लाएंगे और इसका जो है क्या ज्ञात कर लेंगे, दोलन काल ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो इस प्रकार हम इस प्रयोग को करेंगे। तो पृथक विधि में क्या करते हैं, बारी बारी से हम चुंबकों को लेकर उनका दोलन काल निकालते हैं। तो पहला जो चुंबक है, पहला चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M1, ये जो पहला चुंबक हमने लिया इसका चुंबकीय आघूर्ण ले लेते हैं M1 है, ठीक। जड़त्व आघूर्ण I1 है, ठीक है, और इसे क्षैतिज तीव्रता H में रखकर दोलन कराने पर दोलन
आवर्तकाल, आवर्तकाल कितना प्राप्त होता है? T1 प्राप्त होता है। आवर्तकाल T1 प्राप्त हो तो सूत्र से T, सूत्र आपको मालूम है क्या होता है? चूंकि सूत्र होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन MH। ठीक है, ये होता है। तो इस सूत्र को हम क्या करें, पहले चुंबक के लिए रख दें। तो पहले चुंबक के लिए क्या हो जाएगा? T1 इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I के जगह में I1 वुड और M के जगह में M1 इंटू H। ठीक है, ये मान निकल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं? वर्ग लेते हैं। वर्ग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये T1 का स्क्वायर हो जाएगा, घात हो जाएगा, और ये इसका भी वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 पाई का क्या हो जाएगा? पाई का वर्ग, और ये जो वर्गमूल होता है वो हट जाता है ना। कितना मिल जाएगा? I1 अपॉन M1H। ठीक है, M1H ये क्या हो गया? इस प्रकार से अब M1H को हम क्या करें? इधर ले जाएं, क्योंकि हमको आघूर्ण, ये जो आघूर्ण है उसकी तुलना करना है, इसलिए हम क्या करें? M1 को इस साइड ले जाएं। ठीक, तो क्या होगा? M1H इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर इंटू I1 और T1 का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हमको पहला समीकरण मिलेगा। ठीक है, ये पहला समीकरण मिल गया। इसी तरीके से हम दूसरा चुंबक लेते हैं, दूसरा चुंबक। ठीक, इस दूसरे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? मान लेते हैं चुंबकीय आघूर्ण M2 है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण है I2। ठीक, इसको क्षैतिज तीव्रता H में रखा गया है। ठीक, क्षैतिज तीव्रता H में क्या किया गया है? इसको रखा गया है। क्षैतिज तीव्रता H में रखा गया है। ठीक, इससे दोलन काल कितना मिलता है, या आवर्त काल, या इसे लिख लेते हैं दोलन काल, है ना। दोलन काल मिलता है हमको T2। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? T2 बराबर, पुनः हम क्या करते हैं? इस समीकरण का उपयोग करते हैं। T के स्थान पे हो जाएगा T2 बराबर 2 पाई रूट ऑफ I के जगह में क्या हो जाएगा? I2, और M के जगह में M2, और H तो H ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा I2 अपॉन M2 इंटू H। ठीक है ना, तो ये हमको मान मिल गया। अब दोनों पक्षों में पुनः हम क्या करें? वर्ग लेने पर क्या हो जाएगा? T2 का वर्ग बराबर 2 का कितना हो गया? 4, और पाई की घात 2, और ये जो है वर्ग लेने से वर्गमूल हट जाएगा। कितना मिल जाएगा? I2 बटा M2H। ठीक है, और ये हो गया हमारा अच्छा, इसको थोड़ा और हल करें, है ना, और उसके बाद हम समीकरण 2 प्राप्त कर लेते हैं। तो T2, अब यहाँ पे M2H को इधर ले आएं और T2 को उधर ले जाएं, तो M2H कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा M2H। उधर क्या क्या बचेगा? 4 पाई का स्क्वायर बचेगा, और I बचेगा, I2 बचेगा, है ना, और बटा T2 का स्क्वायर, उसका वर्ग जो है नीचे चला जाएगा। इस तरीके से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त किया। ठीक, अब क्या करें? समीकरण 1/2 करने पर, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग कर दें, तो पहला साइड एक पक्ष से भाग जाता है और दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष से। तो हमारा पहले पक्ष में क्या है? M1H, तो M1H बटा इसके इस साइड में क्या है? M2H बराबर हो जाएगा 4 पाई का
स्क्वायर I1 अपॉन T1 का स्क्वायर पूरे का बटा क्या हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर I2 अपॉन T2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम देखें हल करें तो आपको दिखाई दे रहा है h ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और हल करें, 4 पाई का स्क्वायर I1 अपॉन T1 का स्क्वायर। ठीक, हमको मालूम है कि जब ये गुणा में जाएगा तो ये राशि पलट जाता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा T2 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर है ना, और ये I2। ठीक, इस प्रकार से मिलेगा है ना। तो यहाँ से क्या क्या दिखाई दे रहा है, 4 पाई का स्क्वायर 4 पाई के स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक, बचा कितना मान, ये मान को हम आगे लिखते हैं। ठीक, तो एक साइड में हमारा कितना कितना मान बचा है, एक पक्ष में हमारा मान बचा m1 अपॉन m2 है ना, इज इक्वल टू इस पक्ष में क्या क्या बचा, ये I1 और नीचे में T1 का स्क्वायर I1 है ना। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, ये I1 के नीचे में I2 लिख दें। ठीक है, और T2 का स्क्वायर बटा यहाँ पे क्या लिख दें, T1 का स्क्वायर पलट के लिख दें ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे हो गया m1 अपॉन m2 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल इंटू T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर। इस तरीके से यदि हमको I1, I2, T2, T1 का मान ज्ञात हो तो हम m1 अपॉन m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हमारा जो I1, I2 बराबर हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। ठीक है, I1 I2 के बराबर हो जाए और ये जो है एक I मान प्राप्त हो। ठीक है ना, यहाँ पे I1 I2 के बराबर I हो जाए तो हमको क्या मान मिलेगा। इस समीकरण को हम 3 लिख लेते हैं, m1 अपॉन m2 इक्वल टू ये I बटा I हो जाएगा और T2 का वर्ग बटा T1 का वर्ग, यानी I कट गया, I कट गया, तो m1 अपॉन m2 बराबर हो जाएगा t की घात 2 बटा t1 की घात 2। ठीक है, ये हमारा चौथा मान मिल गया। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि I1 I2 जो है बराबर हो, और ये कब बराबर हो सकते हैं, जब जो दंड चुंबक हम लें है ना, उनकी लंबाई चौड़ाई और उनका जो भार है वो बराबर होगा तो I1 I2 के बराबर हो जाएगा। जैसे ये चुंबक है, ये चुंबक और जो हमारा दोलन चुंबकत्व मापी में रखा चुंबक है वो दोनों साइज में कैसे हैं, बराबर हैं। उदाहरण के लिए आप इसको भी ले सकते हैं, ये जो दोनों चुंबक हैं, ठीक है, ये दोनों चुंबक कैसे हैं, आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में और इसके भार में दोनों समान हैं, तो इनका जड़त्व आघूर्ण कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, m1 अपॉन m2 T2 और T1 का मान निकाल कर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब इनका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इनके लिए परीक्षण सारणी, तो सबसे पहले हमको I1 I2 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको लंबाई, चौड़ाई और किसका, भार का मान, ठीक है, निकालना पड़ेगा चुंबक का। और उसके बाद जैसे हमने अभी दोलन चुंबकत्व मापी में चुंबकों को रखा, ठीक है, और क्या कराया, दोलन कराया। ठीक है, तो वो जो दोलन हमने कराया है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको निश्चित दोलन, जैसे कि हमको 20 जो है उसमें दोलन कराना है, तो पहले चुंबक का भी 20 दोलन करवाएंगे और दूसरा चुंबक का भी 20 दोलन, और उसको हमको क्या करना है, उसमें हमको कितना टाइम लगता है, उसके जो समय है उसको विराम घड़ी की सहायता से उस समय को नोट करना, क्योंकि उसकी हमको आवश्यकता है यहाँ पे सूत्र में रखने के लिए। ठीक है, तो हम उस पर क्या नोट कर लेते हैं, उसका समय जो है या आवर्त काल को हम नोट कर लेते हैं दोलन का, तो हमारा चुंबकीय आघूर्ण निकल जाएगा, चुंबकीय आघूर्णों की तुलना हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम परीक्षण सारणी कैसे बनाएंगे, परीक्षण सारणी हम इस प्रकार से बनाएंगे, पृथक चुंबक विधि से दोलन चुंबकत्व मापी की सहायता से दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना।
ठीक है। परीक्षण सारणी, सबसे पहले तो हम 2 चुंबक लेंगे, ठीक है। कितना चुंबक? 2 चुंबक, जैसे कि हमने अभी देखा प्रयोग करके, प्रथम चुंबक, द्वितीय चुंबक। यहाँ पे हम पहले वाले चार्ट में जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे? जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या की जरूरत पड़ेगा? पहली चीज लंबाई की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसकी लंबाई मापेंगे। उसके बाद चुंबक का हम चौड़ाई मापेंगे और उसके भार, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान होता है उसको भी हम क्या करेंगे? माप लेंगे, ठीक। उसके बाद हम सूत्र में रख देंगे जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? W इंटू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 12। इसमें रख कर के हम क्या करेंगे? प्रथम चुंबक का I1 का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर वैसे ही दूसरे चुंबक का क्या निकाल लेंगे? I2 का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा है हमारा जड़त्व आघूर्ण निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है? आवर्तकाल। आवर्तकाल के लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम विराम घड़ी का प्रयोग करते हैं और उसका अल्पत मांग भी हमको मालूम होना चाहिए, ठीक। अब चुंबक पहला, दूसरा, ठीक है। पहले चुंबक को हम 20 दोलन कराते हैं। कितना दोलन कराएंगे? 20 दोलन, ठीक। दूसरे चुंबक को भी हम 20 दोलन, मतलब एक जो है आप क्या कर लेंगे? दोलन की संख्या मान लेंगे, ठीक। आप 15 दोलन भी करा सकते हैं। तो यहाँ हमने 20 दोलन कराया। 20 दोलन कराया, पाठ्यांक 1 ले लिए कि कितना समय लगा, ठीक है। उसमें हम टाइम नोट कर लेते हैं कि हमको 20 दोलन कराने में कितना समय लगता है। तो पहला पार्ट लेंगे, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक। अगर 3 पार्ट लेते हैं तो 3 को आप जोड़ दीजिए और 3 से भाग देंगे तो मध्यमान निकल जाएगा, मध्यमान समय निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोलन काल का हम समय नोट कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से पहले चुंबक के लिए T1 निकल गया, ठीक। द्वितीय चुंबक के लिए इसी प्रकार से आप करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे T2 का मान निकाल लेंगे, ठीक। और T1 और T2 का मान जहाँ निकल गया तो समीकरण 3 की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? M1/M2 की तुलना कर सकते हैं। या यदि आपका चुंबक समान है, बराबर है ना, तो उसका जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा, तो हम इसकी सहायता से भी क्या कर सकते हैं? दोनों चुंबक की चुंबकीय आघूर्णों की क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम क्या करें? दूसरा जो विधि है उसको देखते हैं। दूसरा विधि जो मैंने आपको बताया है वो कौन सी विधि है? हाँ, युगांतर विधि, ठीक है, गुड। तो जो दूसरा विधि युगांतर विधि है, इसके लिए द्वितीय योगांतर विधि से 2 चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करना। सबसे पहले जैसे हमने देखा, ठीक है, कि हम पृथक विधि में एक एक चुंबक लिए थे। अभी हम क्या करेंगे? दोनों चुंबकों को लेंगे और एक साथ उनको क्या कर देते हैं? बांध देते हैं, ठीक है। किस प्रकार से? इस तरीके से। ये 2 चुंबक है ना, ये जो है आपका 2 चुंबक है, ठीक। अब बांधने के 2 तरीके हैं, बांधने के इनको 2 तरीके हैं। एक तरीका ये होगा कि इनका दोनों समान ध्रुव क्या हो? एक तरफ हो। दिखाई दे रहा है आपको? समान ध्रुव कहाँ है? एक तरफ है, N और N, ठीक है ना। इधर S और S, ठीक है। इस तरीके से इनको क्या कर देंगे? ऐसे बांध देंगे। और बांधने के बाद जो दोलन चुंबकत्वमापी है उसमें पहले क्या करेंगे? इसको रखेंगे, ठीक है। और बाहर से एक चुंबक लाकर उसको दोलन करवाएंगे और उस दोलन काल को हम नोट कर लेंगे, ठीक। दूसरी स्थिति क्या हो सकता है? दूसरी स्थिति ये हो सकता है कि ये जो है इसको पलट दें और N और S विपरीत ध्रुव एक तरफ हो जाए, ठीक है। N और S विपरीत ध्रुव कैसे हो जाए? एक तरफ हो जाए। तो ये की स्थिति ये बनती है, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको सूत्र की स्थापना करना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? 2 चुंबक, ठीक है। 2 चुंबक में पहला चुंबक का मान लिख लेते हैं। पहला चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, पहला चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण लिख लेते हैं M1, है ना। जड़त्व आघूर्ण लिख लेते हैं कितना? I1, ठीक है। और
क्षैतिज तीव्रता तो H ही रहेगा, ठीक है। आवर्तकाल, अच्छा पहला चुंबक का क्या लिख लिए, चुंबकीय आघूर्ण M1, जड़त्व आघूर्ण I1, वही उसी प्रकार दूसरा चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या लिख ले ले मान M2 और जड़त्व आघूर्ण क्या ले ले I2, ठीक है। इस प्रकार से ले लेते हैं। और इनको लेने के उपरांत अभी जैसे हमने बताया कि पहली स्थिति हम क्या करेंगे, एक जो ध्रुव है उनको एक साथ रखेंगे ऐसा, ठीक है ना। यानी इसका चित्र कैसे बन जाएगा, ये N S और इस प्रकार से दिखा दें ये N S, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ऐसे बांध देते हैं, इनको क्या कर देते हैं, ऐसे बांध देते हैं, लपेट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ध्रुव कैसे है, समान दिशा में है, ठीक है। तो इसके लिए जो संयुक्त चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या निकल जाएगा, इसका मान जोड़ेंगे तो एक समान दोनों को, ये सदिश राशि है, M1 M2 कैसी राशि है, सदिश राशि है। यहाँ पे समान ध्रुव लेने से M1 प्लस क्या हो जाता है M2, ठीक है। और उसके बाद संयुक्त जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, I1 प्लस I2, ठीक है, ये मिल जाएगा। संयुक्त चुंबकीय आघूर्ण M1 प्लस M2 और संयुक्त जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। अब इसके बाद जो है इन दोनों को लपेट कर हमको क्या करना है, दोलन चुंबकत्वमापी में रखकर उसका दोलन काल की गणना करना है। तो पहली अवस्था में हम क्या करते हैं, चुंबक को इस प्रकार लपेटकर दोलन चुंबकत्वमापी में रखते हैं, ठीक है। तो उसका संयुक्त चुंबकीय आघूर्ण हमको M1 प्लस M2 और संयुक्त जड़त्व आघूर्ण I1 प्लस I2 मिलता है, ठीक है। और जब इसको रखकर हम कहाँ पर रख देते हैं, दोलन चुंबकत्वमापी में रख देते हैं और दोलन कराते हैं, तो उस समय हमें दोलन काल यदि T1 प्राप्त हो, ठीक है, इस अवस्था में रखकर दोलन कराने पर दोलन काल T1 प्राप्त हो तो हम T1 का मान सूत्र में रख के लिख सकते हैं। चूंकि हमारे पास सूत्र मालूम है, T इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन MH, ये सूत्र है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इस अवस्था में रखकर जो है जब दोलन कराते हैं तो T1 प्राप्त होता है, उस मान को हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा T1, T की जगह में T1 और सूत्र में जो 2 पाई आता है वो 2 पाई, ठीक है। रूट ऑफ क्या होता है, I की जगह में क्या हो जाएगा, हाँ बताइए, गुड, I1 प्लस I2 और बटा M की जगह में, हाँ M1 प्लस M2, है ना। और क्या हो जाएगा, H, क्षैतिज तीव्रता, ठीक है, क्षैतिज तीव्रता H। तो ये इस प्रकार से मान हमको मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही वर्ग लेते हैं, ठीक है। वर्ग ले लेंगे तो T1 का वर्ग बराबर इधर 2 का वर्ग कितना, 4 पाई की घात 2 और इनका जो वर्गमूल होता है वो हट जाता है, कितना मिल जाएगा, I1 प्लस I2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। और साथ ही साथ ये इंटू H, ठीक। अब एक काम कर सकते हैं हम कि इसको जो है इस ओर ले जाएं, चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करना है तो M1 M2 है ना, इस मान को इधर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, M1 प्लस M2 इंटू H, है ना। H जो है
को उधर छोड़ देते हैं, ठीक है। m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मान हमारा हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, है ना, और h को भी इधर ले आते हैं, ठीक है, इंटू h इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर इंटू I1 प्लस I2, है ना, और ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर। ठीक, ये जो है अपना पहला मान प्राप्त हुआ। ठीक, ये पहला समीकरण। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको जो है, जो हम दो चुंबक ले रहे हैं, इसको विपरीत इस प्रकार से हम जोड़ें कि एक जो ध्रुव हो, ठीक है, ये ध्रुव एक और N हो और दूसरी ओर, मतलब ऊपर में, उसके जस्ट ऊपर में क्या हो, S हो। विपरीत ध्रुवों को इस प्रकार से जोड़ दें, N S N S। ठीक है, तो इसका चित्र कैसे बन जाएगा, दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में क्या करें, जो चुंबक हम ले रहे हैं उनको इस प्रकार से जोड़ दें कि एक ध्रुव N है तो दूसरा ध्रुव एक तरफ क्या हो, S हो। ठीक है, तो इस स्थिति में हम इसके संयुक्त जो है चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। तो संयुक्त चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, संयुक्त चुंबकीय आघूर्ण। अब आपको मालूम है चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है, इसलिए जब हम विपरीत क्रम में इनको जोड़ते हैं तो वो m1 माइनस क्या हो जाता है, m2। ठीक है, m1 माइनस m2, विपरीत ध्रुवों को ऐसा जोड़ते हैं एक दिशा एक साथ इधर, तो क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। और आपका जड़त्व आघूर्ण, संयुक्त जड़त्व आघूर्ण, संयुक्त जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, संयुक्त जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2। अब ये I1 प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो अदिश राशि होता है, सदिश नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो इसके लिए दोलन काल जब दूसरी स्थिति के लिए निकालते हैं, तो दूसरी स्थिति में दोलन काल यदि T2 मिले, है ना, दोलन काल T2 प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा, इसका मान वैल्यू रखेंगे तो T2 इज इक्वल टू, सूत्र में रखेंगे, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई, है ना, रूट ऑफ, इस वैल्यू को रख देंगे I1 प्लस I2 और नीचे में हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू h। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग ले लें, कितना हो जाएगा, T2 की घात 2, ये 2 का 4 पाई की घात 2, और यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, ये मिलेगा I1 प्लस I2 बटा m1 माइनस m2 इंटू h। ठीक है, अब एक m1 माइनस m2 इंटू h को कहाँ ले जाए, इस ओ ले जाए, तो m1 माइनस m2 इंटू h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4 पाई का स्क्वायर अपनी जगह में, है ना, I1 प्लस I2 अपनी जगह में, और नीचे उतर जाएगा T2 का स्क्वायर यानी T2 की घात 2। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दें, भाग कर दें। ठीक है, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 करें तो क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 भागित 2 करने पर
समीकरण एक क्या है? समीकरण एक ये है m1 प्लस m2 इंटू एच। इस साइड को इस साइड से भाग दें m1 माइनस m2 इंटू एच से, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू एच इक्वल टू, इस साइड में क्या क्या मिलेगा? 4 पाई का स्क्वायर है ना, I1 प्लस I2 अपॉन T1 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर I1 I2 प्लस I2 अपॉन T2 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है इस प्रकार से मिलेगा। अब इनको भाग दे देते हैं। भाग कैसे मिलेगा? आपको स्पष्ट है, ये h बराबर है, h कट जाएगा, ठीक। तो मिलेगा हमको m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, ठीक है, बराबर 4 पाई की घात 2 और I1 धन I2 बटा T1 की घात 2, ठीक है। ये नीचे वाली राशि क्या हो जाती है? पलट जाती है। पलट कर क्या हो जाएगा? T2 की घात 2 ऊपर चला गया, और ये जो है 4 पाई की घात 2 है ना, और I1 धन I2 ये कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या क्या मिल रहा है आपको? क्या क्या कट जाएगा? सही, बिल्कुल सही। 4 पाई का स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ दिख रहा है? बिल्कुल सही, I1 प्लस I2 है ना, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमको मान कितना मिलेगा? T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2 का जो मान होता है ये हमको मिलता है, ठीक है। ये समीकरण हो गया अपना 3, ठीक है। अब इस समीकरण जो 3 मिला है, यहाँ पर हम योगांतरानुपात नियम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ये विधि है वह क्या है? योगांतरा। योगांतरा आपने 10वीं में पढ़ा है कि योगांतरा मतलब होता है एक बार योग और एक बार अंतर। एक बार अंश से ये हर क्या हो जाएगा? जुड़ेगा, और एक बार अंश से ये हर जो है एक बार क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। इस तरफ वही प्रक्रिया होगा तो इधर भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक। तो योगांतरानुपात नियम लगा दें। समीकरण 3 में हम कौन सा नियम लगाएं? योगांतरानुपात नियम। तो यहाँ पर योगांतरानुपात नियम लगाने से, योगांतरानुपात नियम से क्या हो जाएगा? अंश में क्या है? m1 प्लस m2 है, ठीक है। इस अंश में एक बार हर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है ऊपर में, ठीक। जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस m1 माइनस m2 ये जुड़ गया, और नीचे में अंश से m1 प्लस m2 जो अंश है उससे क्या हो जाएगा? हर जो होता है वो घट जाता है, m1 माइनस m2, ठीक। एक बार अंश में हर जुड़ जाता है और एक बार अंश में हर घट जाता है, ठीक है। वैसे इधर भी हो जाएगा। अंश है T2 की घात 2 है ना, इसमें हर T1 की घात 2 जो है एक बार जुड़ जाएगा, और T2 की घात 2 में एक बार T1 की घात 2 जो है घट जाएगा, ठीक। अब इसको हल करिए। हल करेंगे तो आप देख रहे हैं m1 प्लस m1 कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही 2m1 है ना, और प्लस m2 माइनस m2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, शून्य हो जाएगा। नीचे में इसको हल करिए, m1 प्लस m2 इसको खोल दीजिए, ऋण चिन्ह को अंदर ले जाइए, तो ऋण गुणित धन ऋण m1 ऋण गुणित ऋण धन m2, ठीक है, बराबर T2 की घात 2 धन T1 की घात 2 बटा T2 की घात 2 ऋण T1 की घात 2। अब इसको हल कर दीजिए, ठीक है।
ये m1 धन का है, ये ऋण का, कट जाएगा। ठीक, धन m2 धन m2 दो हो जाएगा, 2m2। ठीक है, तो 2m1 बटा क्या हो जाएगा, 2m2 बराबर t2 की घात 2 धन t1 की घात 2 बटा t2 की घात 2 ऋण t1 की घात 2। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर हमको क्या मान प्राप्त हुआ, वेरी गुड, क्या मान प्राप्त हुआ, m1 अपॉन m2 इक्वल टू t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर, है ना, माइनस t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। तो इस मान को हम एक बार पुनः लिख लें, m1 अपॉन m2 इक्वल टू t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा चौथा समीकरण। और इस समीकरण से हम जो है क्या कर सकते हैं, t2 और t1 का मान ज्ञात करके m1 अपॉन m2 का गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रेक्षण सारणी कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए जो प्रेक्षण सारणी है उसको हम इस प्रकार से तैयार करेंगे। ठीक है, ये योगांतर विधि से दोलन चुंबकत्वमापी की सहायता से चुंबकीय आघूर्णों की क्या करना, तुलना करना। यहाँ पे हम विराम घड़ी का अल्पतमांक, जो हम विराम घड़ी समय नोट करने के लिए लेंगे, उसका अल्पतमांक लिख लेंगे, जितना आपको प्रयोग करना है उनका क्रमांक। ठीक है, सजातीय ध्रुवों को एक तरफ होने पर, सजातीय ध्रुवों का एक तरफ होने पर, ठीक है, यहाँ पे हम 15 दोलन 20 दोलन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 15 दोलन में जो है दोलन करता है जब, ठीक है, सजातीय ध्रुवों को एक तरफ रखने के बाद 15 जो दोलन करता है उसका समय हम पाठ्यांक नोट कर लेंगे, पहला पाठ्यांक दूसरा पाठ्यांक, फिर जोड़कर उनका मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, दोलन काल t1 का मान निकल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से विजातीय ध्रुव को एक तरफ होने पर, ठीक है, विजातीय ध्रुवों को एक तरफ रख लिए। अब यहाँ पे 15 दोलन में जो लगा समय है उसको हम पाठ्यांक 1 लिख लिए, पाठ्यांक दूसरा प्रयोग जो है अपन करेंगे। ठीक, इसका मध्य मान निकाल लेंगे और उससे हम जो है t2 का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने t1 और t2 का मान निकाल लिया। और जब t1 और t2 निकल जाता है तो हम इस सूत्र में m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर माइनस t1 के स्क्वायर में रख कर m1 अपॉन m2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमने इस सूत्र में निकाला। ठीक, इस तरीके से हम इसका जो है मान ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा योगांतर विधि से इसकी सूत्र की स्थापना और चुंबकीय आघूर्णों की तुलना। अब हम एक छोटा सा सवाल हल करते हैं। ठीक है, जो हमने पिछले दिनों में जो पढ़ा है उसको हम स्मरण करें, याद करें कि हमें कितना याद है। ठीक है, तो हम एक सवाल हल करते हैं। उदाहरण, एक दंड चुंबक को गॉस की 10A स्थिति में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर विक्षेप, एक दंड चुंबक को गॉस की 10A स्थिति में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर विक्षेप कितना देता है, 30 अंश देता है। ठीक है, इसी दूरी पर दूसरा चुंबक को रखने पर विक्षेप 60 अंश देता है। तो
उनके चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करें। ठीक है, उनकी चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करें। तो हमने जो है क्या किया है, इसको पढ़ा है। ठीक, इसमें क्या बोलता है, एक दंड चुंबक को गॉस की कौन सी स्थिति में, 10 स्थिति में, कौन सी स्थिति में रखना है, 10A स्थिति। यानी हमने 10A स्थिति ये इस प्रकार से होता है, उस दिन देखा था सवाल, इसकी सूत्र की स्थापना देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम दंड चुंबक को इस प्रकार से रखते हैं। ठीक, जब इसको रखते हैं तो इसमें विक्षेप कितने अंश का दे रहा है, 30 अंश, एक दंड चुंबक को रखने पे। फिर इस दंड चुंबक को हटा लिए, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा दंड चुंबक रख लेते हैं, यहाँ पर लाकर दूसरा दंड चुंबक रख लेते हैं। तो ये कितना विक्षेप देता है, 60 अंश। पहली बार जब रखते हैं तो पहला चुंबक का 30 अंश और दूसरा चुंबक का 60 अंश। ठीक, तो हमारा जो सूत्र है वो क्या कहता है गणना करने का, हाँ बताइए। हाँ, M1 है ना, हल सबसे पहले क्या हो जाएगा, सूत्र जो है वो होता है हमारे पास M1/M2 इक्वल टू होता है 10 θ1/10 θ2। ठीक, याद है, हाँ, M1/M2 इज इक्वल टू 10 θ1/10 θ2। तो हमने देखा कि पहला विक्षेप कितना दे रहा है, 30 अंश, और दूसरा कितना है, 60 अंश। यानी यहाँ पे हमको क्या क्या मान प्राप्त है, θ1 बराबर 30 अंश पहले चुंबक का, पहला चुंबक में θ1 जो है 30 अंश, और दूसरा जो चुंबक है, दूसरा चुंबक के लिए θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 अंश। इसमें मान पुट कर दे। ठीक, तो मान पुट करने से क्या मिल जाएगा, M1/M2 बराबर 10 θ1। 10 θ1 का मान कितना, 30 है ना, और θ2 का, वेरी गुड, कितना, 1060। ठीक है, इस तरीके से मान रखने पर अब 1030 का मान क्या होता है, हाँ कितना होता है, 1/√3 है ना, 1/√3। तो इसमें मान पुट कर देते हैं, 1/√3 किसका मान होता है, 1030 का। ठीक है, और बटा 1060 का कितना होता है, हाँ वेरी गुड, कितना होता है, √3। ठीक, तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3, ये पूरा 1 है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका हर है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो इसमें हर क्या लगाते हैं, 1। ठीक, और इसको पलट कर गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, तो मिला कितना, ये जो है हमको मिला 1/√3 गुणित √3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो M1/M2 का जो मान मिल गया हमको 1/3। ठीक है, तो M1/M2 हमको मिला 1/3। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की इस सवाल में गणना कर लेते हैं, उनके अनुपात की। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने इन सारी चीज़ों को देखा, पृथक विधि से भी देखा, दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करना, और युगांतर विधि भी देखा, और उसके साथ साथ जो हमने पिछला जो पढ़ा था, है ना, उस पर आधारित एक सवाल भी देखा। अब जो है इससे आगे जो है हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।